वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। स्टार्ट करते हैं लॉ से। लॉ कैन बी डिफाइंड एज द रूल्स विच डिटरमाइन आवर रिलेशंस एंड विच रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ने से पहले हम जानते हैं लॉ क्या होता है और कितने तरीके के लॉ होते हैं। तो लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? लॉ कैन बी डिफाइंड एज द रूल्स। लॉ क्या होते हैं? ऐसे रूल्स होते हैं जो डिटरमाइन क्या करते हैं? रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं और रेगुलेट करते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, उनके रिलेशंस को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? इट मे बी सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। अगर हम बात करते हैं तो हमारे कितने तरीके के लॉ होते हैं? दो तरीके के, सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे जो होते हैं प्रोसीजर लॉ, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव लॉज भी कहते हैं। क्लियर? द लॉ विच प्रिस्क्राइब आवर राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉज। जो लॉ क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे राइट्स और ड्यूटीज को, यानी कि जो लॉ डिफाइन करते हैं हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस है, तो वो लॉ कौन से हो गए? सब्सटेंटिव लॉ। क्लियर? द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, the right under contract etc are the rights which are contained in the rules of substantive law। देखिए जैसे right of inheritance, right under contract, तो ये सारे क्या हैं जो हमें अपने rights के बारे में बता रहा है, ड्यूटीज के बारे में बताता है, वो कौन लॉ बताता है? substantive law। in the simple words we can say that substantive law define the rights and the duties। For example, Indian Penal Code 1860, Indian Contract Act 1872, etc. are substantive laws stating our rights, liabilities and duties। अब देखिए प्रैक्टिकली सोचते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सब क्या है? ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ है जो हमें हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट एंड फॉर कंपेलिंग द अदर्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी देयर आर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉज। These rules are procedural in nature and the law which prescribes such rules is procedural law। अगर हम बात करते हैं हमारे procedural law के बारे में, adjective law के बारे में, तो वो law क्या होते हैं? अब हमें इतना तो पता चल गया, जो हमारे substantive law होते हैं वो क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। किस चीज को डिफाइन करते हैं? लाइबिलिटीज को, राइट्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। हमारी ड्यूटीज और राइट्स के बारे में कौन बताता है? हमारे substantive law। अगर हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, तो अब हमें रेमेडी कैसे मिलेगी? यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ राइट, यानी कि हमें रेमेडी कैसे मिलेगी? एनफोर्समेंट ऑफ राइट कैसे होगा? कौन लॉज बताएंगे? तो वो हमारे कौन लॉज होंगे? बिल्कुल सही, प्रोसीजर लॉ। यानी कि डिफाइन तो हमारे सब्सटेंटिव लॉ करते हैं हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, बट उनके इन्फ्रिंजमेंट पे, वायलेशन पे हमें रेमेडी कैसे मिलेगी? वो कौन से लॉज बताएंगे? हमारे प्रोसीजर लॉ कह लीजिए या एडजेक्टिव लॉज कह लीजिए। क्लियर? यहां आपको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ होपफुली क्लियर हुआ हो। अगर हमारे प्रोसीजर लॉ यानी कि एडजेक्टिव लॉ नहीं है तो हमारे सब्सटेंटिव लॉ क्या है? यूजलेस है। अब यूजलेस कैसे है? सब्सटेंटिव लॉ में हमें क्या पता चल गया? हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में पता चल गया कि क्या क्या हमारी राइट्स है, क्या क्या हमारी लाइबिलिटीज है, क्या क्या हमारी ड्यूटीज है। अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है और उसकी रेमेडी ही अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो क्या हमारे सब्सटेंटिव लॉ का क्या यूज है? कोई नहीं। सब्सटेंटिव लॉ को यूजफुल बनाने के लिए क्या है? हमारे प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं? कैसे उनके वायलेशन पे रेमेडी मिलेगी, कैसे आप कोर्ट में जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर करके आपको कैसे कोर्ट से रेमेडी मिलेगी, तो वो लॉज कौन से हो गए? हमारे प्रोसीजर लॉ। और प्रोसीजर लॉ यानी कि एडजेक्टिव लॉ ही किस मैक्सिम को फुलफिल करते हैं? उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। It provides the rules of proceeding in matter before the authorities and judiciary। For example, the rules contained in CPC 1908 and Code of Criminal Procedure 1973 etc. are procedural law। अब देखिए कैसे हम प्रोसीडिंग्स करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो हमारे क्या बताएंगे? प्रोसीजर लॉ ही बताएंगे। जैसे सीपीसी हो गया हमारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया 1973। क्लियर? सब्सटेंटिव लॉ क्रिएट्स लीगल राइट फॉर यू एंड प्रोवाइड्स रेमेडी। जो हमारे सब्सटेंटिव लॉ हैं हमें किस बारे में बताते हैं? हमारे लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं, हमारी रेमेडीज के बारे में बताते हैं। एंड इट इज यूजलेस इन अब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म। अगर प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है उन रेमेडीज को अचीव करने के लिए, तो हमारे सब्सटेंटिव लॉ क्या है? यूजलेस है। इट इज यूजलेस इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म टू अचीव द रेमेडी इन द केस ऑफ वायलेशन। अगर हमारे राइट्स का, लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और उसे अचीव करने के लिए, उन रेमेडीज को अचीव करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो हमारे सब्सटेंटिव लॉ क्या है? यूजलेस है। Procedural law
provides mechanism for the same and the procedural mechanism would also be useless in absence of Indian Evidence Act 1872. अगर हम बात करते हैं जो हमारे प्रोसीजरल लॉ हैं जो क्या है अचीव करने में रेमेडी में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, वो मैकेनिज्म यानी कि प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या है यूजलेस है कब इन द अब्सेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोसीजरल मैकेनिज्म के बारे में तो उसके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम. इस मैगजीन के बारे में मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में बात करी थी कि अगर हमारे प्रोसीजरल लॉ नहीं है ऑब्जेक्टिव लॉज नहीं है तो ये रेमेडी हम अचीव ही नहीं कर सकते. इस रेमेडी को फुलफिल करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव लॉ का होना क्या है नेसेसरी है. द मीनिंग ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम इज वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. अगर राइट है तो रेमेडी भी है और रेमेडी अचीव कौन करवाता है बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव लॉज. और रेमेडीज और राइट्स को डिफाइन कौन करता है क्रिएट कौन करता है बिल्कुल सही सब्सटेंटिव लॉ. तो क्लियर यहां पे दिख रहा है आपको दोनों के लिए एक दूसरे के लिए दोनों क्या है इंपॉर्टेंट है. और अगर प्रोसीजर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वो भी क्या है यूजलेस है विदाउट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 देयरफॉर प्लेज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल फॉर द सब्सटेंटिव लॉ. अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करता है कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है किसके लिए सब्सटेंटिव लॉ के लिए. क्लियर. एज वेल एज इट ऑल्सो फुलफिल्स द मैक्सिम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी उबी जस इबी रेमेडियम. तो ये क्या करता है जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये फुलफिल करता है किस मैक्सिम को उबी जस इबी रेमेडियम जिसका मतलब क्या होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. क्लियर. द लॉ ऑफ एविडेंस इज प्रोसीजरल लॉ. The law of evidence under Indian Evidence Act 1872 is a procedural law which lays down the following rules A, B, C. अब इन तीनों को ध्यान से समझना बच्चों. What fact may be used in evidence. अगर हम बात करते हैं नाम से समझने की कोशिश करते हैं law of evidence तो ऐसे लॉ जो एविडेंस के बारे में बताएंगे ये क्या है प्रोसीजरल लॉ है और इसे हम पार्टली क्या कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ भी कहते हैं. तो यानी कि एविडेंस के बारे में भी बताएगा और उस एविडेंस के बारे में कैसे उस एविडेंस को क्या कोर्ट में देना है कौन से हमारे एडमिसेबल एविडेंस यानी कि कौन से हमारे एविडेंस क्या है एडमिसेबल है कौन से फैक्ट हैं फैक्ट क्या है रिलीवेंट है. तो यानी कि एविडेंस से लेके जैसे सिंपल अगर हम लेमैन भाषा में बात करते हैं तो क्या कहा जाता है एविडेंस एक्ट किसके बारे में बताएगा कि कैसे हम अपने एविडेंस कोर्ट में देंगे और कौन से एविडेंस देंगे कौन पर्सन देगा तो इसी बारे में बात कर रहा होगा. तो समझते हैं व्हाट फैक्ट मे बी यूज्ड इन एविडेंस. कौन कौन से फैक्ट हमारे एविडेंस में यूज करे जाएंगे. क्लियर. फॉर एन एग्जांपल मर्डर का केस हुआ है और उसमें फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं तो बहुत गोरा हूं मैं तो बहुत काला हूं. तो यहां ये फैक्ट के क्या ये लॉजिकल फैक्ट है नहीं ना. तो ऐसे कौन से फैक्ट होंगे जो क्या यूज होंगे किसमें एविडेंस में तो वो कौन बताएगा इंडियन एविडेंस एक्ट. क्लियर. बी हाउ सच फैक्ट आर टू बी प्रूव्ड. अगर कोई फैक्ट है उसे कैसे प्रूव्ड करना है. फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने रोड से मेरे सर पे मारा है तो उस फैक्ट को कैसे प्रूव करना है वो भी कौन बताएगा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट. सी बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर द एविडेंस इज टू बी प्रोड्यूस. अब कौन पर्सन करेगा एविडेंस को प्रूव्ड और किस मैनर में एविडेंस को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा. क्लियर. Law of evidence as a procedural law deals with the way in which party will show existence or non-existence of fact and circumstances so as to establish the existence or non-existence of right and liabilities given under substantive law. जो भी हमारे substantive law में हमें rights दे रखे हैं liabilities दे रखे हैं उनकी existence और non-existence को parties कैसे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट से क्या करेगी स्टैब्लिश करेगी. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्या बताता हूं. कैसे एक पार्टी किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से स्टैब्लिश करेगी प्रूफ करेगी क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एंड नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन अंडर द सब्सटेंटिव लॉ. अगर किसी इंसान ने मुझे क्या करा स्लैप करा. क्लियर. फॉर एन एग्जांपल समझिए किसी इंसान ने मुझे स्लैप करा तो मेरा राइट था कि भाई कोई भी मेरी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए. कोई भी किसने मुझे बहुत ज्यादा पीट दिया तो ग्रीवियस हर्ट हो गया
तो ग्रीवियस एक्ट हमारा कहाँ डिफाइन है? सब्सटेंटिव लॉ में। सब्सटेंटिव लॉ कौन सा सब्सटेंटिव लॉ? इंडियन पीनल कोड 1816 में हमारा डिफाइन है। अगर किसी भी पर्सन ने मुझे क्या करा, ग्रीवियस हर्ट करा, बहुत ज्यादा पीटा, तो अब ये मेरा राइट था, तो ये मेरा क्या है, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ राइट है, किसमें? हमारा सब्सटेंटिव लॉ में। अब मैं कौन कौन से फैक्ट, यानी कि एग्जिस्टेंस के मानने के लिए आप ये मान लीजिए, अब ये थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे कौन कौन से फैक्ट की वजह से प्रूव कर करके मैं क्या करूंगा, अपने राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। यानी कि किस किस फैक्ट को एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रूव करके मैं अपने एग्जिस्टेंस ऑफ राइट के बारे में बताऊंगा, जो मुझे कहां मिला है, हमारे सब्सटेंटिव लॉ में मिला है। क्लियर? सब्सटेंटिव लॉ में था कि कोई भी पर्सन मुझे ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा सकता, और किसी पर्सन ने मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, तो मैं कौन कौन से फैक्ट के एग्जिस्टेंस की, हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है सर, ये मुझे पीछे से आया, इसने रॉड पकड़ी और वहां सीसीटीवी कैमरा थे, जो भी हमारे फैक्ट्स होंगे उन्हें प्रूफ कर करके एज एन एविडेंस कोर्ट में मैं क्या करूंगा, उन फैक्ट को एग्जिस्टेंस, यानी कि उन फैक्ट की एग्जिस्टेंस से प्रूफ करके क्या एस्टेब्लिश करूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, जो हमारा कहां डिफाइंड है, सब्सटेंटिव लॉ में। क्लियर? होपफुली आपको एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझ आया होगा। क्लियर? अगर नहीं समझ आता, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट थोड़ा टिपिकल बताते हैं, और मैं आपको बताऊं तो ये टिपिकल नहीं है। टिपिकल तो सीपीसी, सीआरपीसी, और जब तक सब्जेक्ट टिपिकल लगता है बच्चों, जब तक वो समझ नहीं आता। वीडियोस को ना एक बार की जगह 2 बार देखो, समझ आएगा। अगर ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप पे, देखिए आप पे ऑप्शंस रहते हैं स्पीड के। अगर कोई पार्ट जल्दी समझ नहीं आ रहा तो उसे थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके देखिए, बट देखिए और समझ आएगा। और जिस टाइम आपको समझ आएगा ना, ये सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ क्या होता है, एविडेंस का, ये कोई टीचर नहीं बताता कॉलेजेस में, स्कूल्स में। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताता। इसलिए एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म की हेल्प लेके मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल कराना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, और फिर जाके जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी होगी मेरी, उनसे जाके क्या करिए, आप बात करिए, उनसे जाके पूछिए सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं, एविडेंस एक्ट कहाँ रोल प्ले करता है ट्रायल स्टेज में। अगर हम बात करते हैं तो मेन, अगर क्रक्स के बारे में बात करते हैं तो क्या बताता है एविडेंस एक्ट, व्हाट फैक्ट मे बी यूज्ड इन एविडेंस, कौन कौन से फैक्ट हमारे यूज होते हैं एविडेंस में, हाउ सच फैक्ट आर टू बी प्रूव्ड, उन फैक्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन पर्सन प्रूव करेगा और किस मैनर में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये सब चीज जब आप अपने फ्रेंड को बताओगे ना, तब आपको पता चलेगा। क्लास में टीचर से आप बात करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बच्चों। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। क्लियर बच्चों? Come to the next slide. The law of evidence determine whether a particular fact is relevant or admissible or not. लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट हमें किस बारे में बताता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिटरमाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट हमारा रेलिवेंट है या नहीं है, तो वो हमारा एडमिसेबल, यानी कि कोर्ट उसे एडमिट करेगी। अभी आप एडमिसेबल कंसेप्ट बहुत बड़ा है, अभी आप छोटी छोटी टर्म को समझने की कोशिश करिए। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा रेलिवेंसी क्या होती है, रेलिवेंसी के अंदर क्या होता है, एडमिसिबिलिटी किस किस सेक्शन में आती है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो थोड़ा थोड़ा समझिए कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कौन सा फैक्ट हमारा रेलिवेंट है और उसे कोर्ट एडमिसेबल करेगी या नहीं करेगी। ये कौन बताएगा? हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर? Where does the Indian Evidence Act 1872 play role? Indian Evidence Act 1872 play the role at trial stage. अगर हम बात करते हैं तो IEA 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहाँ रोल प्ले करता है? ट्रायल स्टेज पे। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन बिफोर एनी कोर्ट। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई। अब जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो कहां अप्लाई नहीं होता? कोर्ट मार्शल कन्वेंड अंडर द आर्मी एक्ट, अंडर द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, अंडर इंडियन नेवी एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट पे क्या होता है? इन कोर्ट मार्शल्स पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्लियर? एफिडेविट्स प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और एन ऑफिसर पे भी हमारा एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, तो यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में भी क्या हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। जिन स्टूडेंट ने आर्बिट्रेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, वहां से स्टूडेंट सभी जान जाएंगे आर्बिट्रेटर क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, ऊपर के पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड तो क्लियर हो गए होंगे, बट थर्ड पॉइंट में कई स्टूडेंट्स आर्बिट्रेटर नहीं जानते होंगे। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर क्या करता है? एक्ट लाइक अ जज।
पर्सन क्या होता है, पार्टी क्या करती है, एग्री करती है कि हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए, हम क्या जाएंगे, थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। थर्ड पार्टी मतलब यानी कि आप ये मान लीजिए थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, वो क्या होगा, आर्बिट्रेटर होगा। वो किस तरीके से एक्ट करेगा, एक्ट लाइक अ जज, ही इज नॉट अ जज, वो जज नहीं होता, वो जज की तरीके से एक्ट करता है, क्लियर, एक्ट लाइक अ जज, और क्या देता है, डिसीजन देता है। उसके डिसीजन को क्या कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, क्लियर। इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। जिस स्टूडेंट को आर्बिट्रेशन की वीडियो देखनी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनाता हूं, जिससे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा आपको वीडियोस में जा जाके ढूंढना ना पड़े, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट रहता है, सीक्वेंस वाइज वीडियोस अपलोड रहती है, फ्रॉम स्टार्टिंग वीडियोस देखने लग जाओ, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्विज भी डालने की कोशिश करता हूं मैं वीडियोस में, कि क्विज करवाऊं, कि आप उन्हें इवेल्युएट करने के लिए आपको, कि आपने कंसेप्ट को कितना समझा है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Arbitrators have to follow the principle of natural justice, but they are not bound by the law of evidence. अगर हम आर्बिट्रेटर के बारे में बात करते हैं तो उसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो करना ही होगा भाई। ऐसा नहीं है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कर दे, अपना डिसीजन दे दे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बट इसका मतलब ये नहीं है दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो बाउंड द लॉ ऑफ एविडेंस है, दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस कब हमारा एनफोर्समेंट हुआ, द एक्ट केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखें, 1 सितंबर 1872 में क्या हुआ था, एनफोर्स हुआ था हमारा आईईए, क्लियर, इंडियन एविडेंस एक्ट। Object, the preamble of the act states that the Indian Evidence Act is to consolidate, define, amend the law of evidence। अगर हम preamble के बारे में बात करते हैं तो preamble क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, consolidate, define and amend the law of evidence। Law of evidence is a lex fori which governs the court. The law of evidence does not affect substantive rights of the parties but only lays down the लॉ फैसिलिटिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, लेक्स फोरी लॉ है, जो किसके द्वारा गवर्न होता है, कोर्ट्स के द्वारा गवर्न होता है, क्लियर। लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट अफेक्ट द सब्सटेंटिव राइट। जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है वो अफेक्ट नहीं डालता किस पे, सब्सटेंटिव राइट्स पे, किसके, पार्टीज के, बट ओनली लेज डाउन द लॉ फॉर फैसिलिटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किस चीज में, कोर्स ऑफ जस्टिस में। अब कोर्स ऑफ जस्टिस में कैसे फैसिलिटेट करता है ये, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी हमारा क्या हुआ, वायलेशन हुआ राइट का। अब देखिए एविडेंस एक्ट किसके बारे में बताता है, कौन सा फैक्ट क्या हमारा रेलिवेंट है, कौन सा फैक्ट हमारा रेलिवेंट नहीं है, कौन कौन से फैक्ट हमारे एविडेंस के लिए क्या होंगे, एडमिसेबल होंगे, कौन कौन से फैक्ट एडमिसेबल नहीं होंगे, क्लियर। ओरल एविडेंस किस में हमारी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस में रिक्वायरमेंट है, तो सब एविडेंस के बारे में बताएगा। तो देखो कोर्ट में, जो हमारा कोर्ट में फॉर एन एग्जांपल जज हूं मैं, तो जज हूं तो मैं जज को कैसे पता होगा कौन पार्टी क्या है, सच है। यानी कि अगर बात करते हैं तो कौन सी पार्टी सही बोल रही है, कौन सी पार्टी गलत बोल रही है, तो मैं किसके बिहाफ पे डिसीजन देता हूँ, मैं किस चीज़ के बेसिस पे डिसीजन देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जब मैं देखूंगा फॉर एन एग्जांपल कोई रेप का केस है तो डीएनए रिपोर्ट, तो लाइक ऐसे सब जो हमारे फैक्ट्स होंगे उन्हीं की बेसिस पे, यानी कि उन्हीं एविडेंस के बेसिस पे क्या दूंगा, मैं पेनल्टी दूंगा। तो लाइक यहाँ पे देखें तो जो जस्टिस का, यानी कि जस्टिस को अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि जस्टिस कैसे मिलेगा, रेमेडी कैसे मिलेगी पार्टीज को, तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्लियर। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टेफन। देखिए 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज हमारा इंडियन एविडेंस किसने ड्राफ्ट करा था, सर जेम्स स्टेफन ने। अगर 1 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन तो जरूर इस चीज को तो ध्यान रख के जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स के लिए बेटर होते हैं। और देखिए जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लाइक परसुइंग कर रहे हैं लॉ, और अपने कॉलेज एग्जाम्स में भी वो लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, अगर कोई भी एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड आया और आपको उसमें थोड़ा बहुत कम आता है, यानी कि आप फॉर एन एग्जाम्पल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उस पर आपके लिए 1 पेज ही आता है आपको, और आपको फिल करने फॉर एन एग्जाम्पल 2 या 3 पेज, तो आप कैसे लिखें, तो आप फर्स्टली इंट्रोडक्शन करें एविडेंस एक्ट क्या होता है। पहले आप लिखें सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसेसुअल लॉ क्या होता है, एविडेंस एक्ट क्या होता है, कहाँ रोल प्ले करता है, ट्रायल स्टेज में प्ले करता है, इट फुलफिल द मैक्सिम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, एनफोर्समेंट डेट बता दीजिए 1 सितंबर 1872, ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, और जैसे मैंने क्या बताया कि कौन कौन से फैक्ट, व्हाट फैक्ट है ना, हाउ फैक्ट और हुम फैक्ट, यानी कि कौन कौन से फैक्ट हमारे क्या होंगे, प्रूव कर सकते हैं एविडेंस में,
और कौन कौन से फैक्ट को किस किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, हाउ एंड हु, यानी कि कौन पर्सन उन्हें प्रूव करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या मेंशन कर देंगे। यानी कि एक बात कहूँ, टेबुलर फॉर्म में, ड्रामेटिकल फॉर्म में भी आप एक्सप्लेन कर देना, बच्चों 110% अच्छे मार्क्स आएंगे। 110 ये चीज़ लिख देना कि इंडियन एविडेंस एक्ट डायरेक्टेड बाय सर जेम्स स्टेफन, ऐसी चीज़ को, और नाम को क्या कर दो, ड्राफ्ट को, है ना, ड्राफ्टेड बाय, और सर जेम्स को अंडरलाइन कर दो, तो बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो। ये चीज़ कई टीचर्स भी नहीं समझाते, इसलिए मैं समझा रहा हूँ बच्चों। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फैक्ट्स। अब सर आप स्टार्टिंग से बता रहे हैं फैक्ट्स, यानी कि हमारा इंडियन एविडेंस बताता है कौन कौन से फैक्ट हमारे क्या होंगे, एडमिसेबल होंगे, कौन कौन से फैक्ट हमारे एविडेंस की तरीके यूज होंगे, कौन कौन से फैक्ट को पार्टी क्या करेगी, प्रूव करेगी। सर हमें फैक्ट तो बता दो, फैक्ट होता क्या है। देखो समझते हैं, फैक्ट दो तरीके से होते हैं, दो तरीके के फैक्ट होते हैं, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल फैक्ट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेंटल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट के बारे में, तो आपको क्या समझ आ रखा है, फिजिकल यानी कि प्रिसीव्ड, हम अपने सेंसेस से प्रिसीव्ड कर सकते हैं फिजिकली, और मेंटली क्या आ रहा है, शायद माइंड से रिलेटेड होगा कुछ फैक्ट। तो ऐसे समझने की कोशिश करिए, कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिसीव्ड बाय द सेंसेस, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, जो भी चीजें, ऐसे फैक्ट जो हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अरे मैंने स्लैप मारा, ये कोई चीज हुई, तो ऐसी थिंग, तो ये भी क्या है, फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट, जो भी हमारी सारी चीज क्या है, फैक्ट है, अगर वो हमारे सेंसेस से क्या करी जा रही है, प्रिसीव्ड करी जा रही है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं मेंटल फैक्ट के बारे में, तो मेंटल फैक्ट क्या होता है, सर आप सर से सर को मारोगे, नहीं। मेंटल फैक्ट क्या होते हैं, जैसे आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि मेरी रेपुटेशन आपके माइंड में क्या है। ये लोग कक्षा चैनल में जो शुभम सर हैं बहुत गंदा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये आपके क्या है, ये आपके माइंड में है ना चीज, तो ये भी क्या है, मेंटल फैक्ट है कि शुभम सर ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। शुभम सर तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस बनाते हैं, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते। शुभम सर बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो लाइक ये क्या है, हमारा मेंटल फैक्ट है। क्लियर बच्चों? तो फिजिकल फैक्ट क्या होते हैं, जो हम अपने सेंसेस से क्या कर सकते हैं, प्रिसीव कर सकते हैं, और हमारे मेंटल फैक्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे माइंड में रहते हैं। अगर आपने मुझे वो चीज़ बता दी कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के यूट्यूब पे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो फैक्ट क्या बन गया, फिर वो मेंटल फैक्ट नहीं रहा, वो क्या बन गया हमारा, बिल्कुल सही, वो हमारा बन गया फिजिकल फैक्ट। अगर मैं इसी यानी कि फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट को रिलेट करूं आईपीसी से, तो आईपीसी में मैंने जिन स्टूडेंट ने मेरे से आईपीसी पढ़ी होगी, तो उन स्टूडेंट को पता होगा एक्टर्स एरिया और मेंस एरिया। मेंस एरिया क्या होती है, इविल इंटेंशन, और एक्टर्स एरिया क्या होता है, जब वो एक्ट कर देता है। तो एक्टर्स एरिया क्या हो गया, फिजिकल फैक्ट, और मेंस एरिया क्या हो गया, इविल इंटेंशन, यानी कि इंटेंशन। क्लियर बच्चों? बेंथम हैज क्लासिफाइड फैक्ट्स इनटू फिजिकल फैक्ट, यानी कि एक्सटर्नल फैक्ट्स, एंड मेंटल फैक्ट्स, इंटरनल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट और एक्सटर्नल फैक्ट आर दोज फैक्ट विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग perceived थ्रू सेंसेस। क्लियर? फॉर एग्जांपल, ए मैन हेard और सो समथिंग इज अ फैक्ट, किसी ने कोई चीज सुनी। फॉर एग्जांपल, एक ने पीछे वाली गली में, एक स्ट्रीट में क्या हुआ, किसी पर्सन ने किसी को गोली मार दी। मैंने गोली सुनने की आवाज सुनी कि शायद पीछे किसी ने गोली मारी है, तो वो चीज क्या है, वो भी फैक्ट है। क्लियर? और मैंने देखा वहां से निकलता हुआ एक लड़का जिसने ब्लैक रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, तो वो भी एक क्या है, फैक्ट है। मेरे सामने किसी ने किसी को शूट कर दिया, तो मैंने देखा, तो वो भी क्या है, एक हमारा फैक्ट है। उस बुलेट की मैंने क्या करी, आवाज सुनी, तो वो भी क्या है, फैक्ट है। क्लियर? साइकोलॉजिकल फैक्ट और इंटरनल फैक्ट्स आर मेंटल कंडीशंस ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, a man has certain reputation is a fact. क्लियर? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये भी क्या है, एक हमारा मेंटल फैक्ट है। क्लियर बच्चों? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 preamble, whereas it is expedient to consolidate, define, amend, consolidate, define, amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। तो देखिए, कई बार प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल क्या कंटेन करता है, तो 3 वर्ड्स का ध्यान रखना, कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड, लॉ ऑफ एविडेंस। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। कई बार अगर आप लॉ रिलेटेड एग्जाम्स देते हैं, लाइक असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जुडिशरी में मानते हैं, इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे सिंपल या डायरेक्ट क्वेश्चंस के, बट कई बार आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स में होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो प्लीज इन चीजों को मतलब कुछ भी ना छोड़ो। कई बच्चे मैंने देखे हैं, कई बार ऐसा हुआ है, एक नंबर के लिए रोते हैं बच्चे, एक नंबर के लिए, और कहते हैं सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, हमने इसकी प्रिपरेशन नहीं करी, हमने हार्ड टॉपिक्स करें।
देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, बट हमें इजी टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ना, हमें एक एक चीज कवर करनी है। क्लियर? पार्ट 1 क्लियर? शॉर्ट टाइटल ये मैं आपको बता चुका हूं, हम इस एक्ट को क्या कहते हैं, द एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्लियर? एक्सटेंट क्या है, हमारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, कहां एप्लीकेबल नहीं होता, कोर्ट मार्शल में कौन कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। क्लियर? जैसे कि हमने ये सारी चीज पीछे पढ़ रखी है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कमेंसमेंट के बारे में बात करते हैं तो कब हुआ था, एनफोर्समेंट में कब आया था ये एक्ट, 1 सितंबर 1872। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो ये कुछ डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ये हमारा रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के बारे में भी बताता है सेक्शन 3, बट मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। जब मैं फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट पढ़ाऊंगा तब मैं सेक्शन 3 में आपको रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, कोर्ट बताऊंगा एंड फैक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं फैक्ट आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर? कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट किसे कहते हैं, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्संस लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अब सर आप रीडिंग करते हुए आपने एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स क्यों छोड़ दिया, देखिए यहां थोड़ी सा बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझिए। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इंक्लूड्स करता है, यहां फर्स्ट पॉइंट जैसे जो आपने देखे होंगे कोर्ट के आगे तो काउंट लिख दिया, उसे आप सही कर लीजिएगा, कोर्ट है वो। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन। कोर्ट क्या इंक्लूड करता है, सारे ही जजेस, सारे ही मजिस्ट्रेट और सारे ही वो पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड है किस चीज को लेने के लिए, एविडेंस को लेने के लिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। यानी कि आर्बिट्रेटर क्या है, आर्बिट्रेटर हमारा क्या नहीं है, कोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। क्लियर? बात करते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या था, बिल्कुल सही जैसे कि मैंने आपको बताया था फैक्ट क्या होता है, फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट में क्या हो गया, एक्टस रिया, मेंटल फैक्ट में क्या हो गया, मेंस रिया। क्लियर? इविल इंटेंशन यानी कि कोई भी पर्सन क्या है, मेरे बारे में क्या सोचता है, वो चीज़ सब क्या हो गई, हमारी मेंटल फैक्ट हो गई। और कोई भी चीज़ हमारी जो हमने देखी है, जो हम प्रिसीव करते हैं, महसूस करते हैं हमारे सेंसेस से, तो वो क्या होते हैं, हमारे फिजिकल फैक्ट होते हैं। क्लियर? फिजिकल फैक्ट कैसे हो गया कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ सुनी, कोई चीज़ देखी, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फिजिकल फैक्ट्स हो गए। क्लियर? अब देखते हैं फिजिकल फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज हमारी फैक्ट कहलाएगी। स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स में क्या है, देखिए स्टेट ऑफ थिंग्स में क्या है, कोई भी हमारे ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो कनेक्ट होके मेन फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं, यानी कि हमारी क्या है, जो चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल सब्सटेंसेस हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। अब एक चेन है, चेन क्या होती है, अब मैं आपको समझाता हूं। अब मैंने देखा कि 12:30 बजे, यानी कि दिन के 12:30 बजे एक लड़का एक सामने वाले घर के आसपास घूम रहा है। उसका नाम था मान लीजिए मुकुल। अब 12:35 पे सामने वाले घर में से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। क्लियर? 12:40 पे मैंने मुकुल को भागता हुआ देखा कॉलोनी से। क्लियर? और 1 बजे मुझे पता चला सामने वाले घर में एक लड़की रहती थी, उसकी हो गई डेथ। तो यहां पे मैंने मेन चीज तो अभी देखी नहीं कि डेथ हुई है, बट अगर हम वहां गए तो वहां पे मुकुल का वॉलेट देखा। तो ऐसे ही हमारे क्या है, ये कुछ हमारे एविडेंस हैं, यानी कि कुछ हमारे ऐसे फैक्ट हैं जो मेन फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं, हमारे चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। कि कुछ इन फैक्ट्स को देखते हुए देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि मुकुल ने क्या करा है, मर्डर करा उस लड़की का। क्लियर? तो ये क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स। ये चीज कोई नहीं समझाता बच्चों, सच बता रहा हूं। बच्चे बता देंगे एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल, जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं जो हमारे सेंसेस से वो करे जाते हैं, प्रिसीव्ड करे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। कोई भी फैक्ट हो सकता है हमारा जो हमारा कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट ऑफ थिंग्स में हो, यानी कि हमारे फैक्ट के, मैं फैक्ट क्या कहने का मतलब समझना कि मुकुल को मैंने 12:30 बजे देखा घर के बाहर, तो वो चीज क्या हो गई, वो भी हमारा फैक्ट हो गया। आवाजें सुन रही थी, वो भी हमारा फैक्ट हो गया। वहां वॉलेट मिला, वो भी हमारा फैक्ट है। मुकुल को भागते हुए देखा, उसके टी शर्ट में मैंने ब्लड स्टेन देखे, खून के धब्बे देखे, तो वो सब चीज क्या हो गई, हमारी फैक्ट हो गई। क्लियर? रिलेशन ऑफ थिंग, किसी भी कोई भी हमारा फैक्ट किसी भी रिलेशन ऑफ थिंग को क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, उस लड़की का क्या करा, रेप कर दिया था मुकुल ने, तो जो डीएनए रिपोर्ट है, तो डीएनए रिपोर्ट क्या स्टैब्लिश कर रही है, रिलेशन को स्टैब्लिश कर रही है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा,
सच बता रहा हूं। ये आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछेंगे ना जाके, अगर आप पूछेंगे कि सेक्शन 3 में फैक्ट है तो फैक्ट में रिलेशन ऑफ थिंग का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, नहीं पता होगा। टू बी फ्रैंक, सीरियसली बता रहा हूं, नहीं पता होता। तो इन चीज़ों को समझो, अपनी नॉलेज को अटेन करो। लॉ पढ़ने का भी अलग ही मजा है बच्चों, सच बता रहा हूं। अगर लॉ समझ आएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मन करा करेगा खुद। अभी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एविडेंस, नहीं नहीं नहीं, सीआरपीसी नहीं, आईपीसी में इतने सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जब समझ आएगा ना, तब अब तो कुछ भी पूछ लो। एविडेंस एक्ट में क्या है, अगर हम डेफिनेशन को समझते हैं, एनीथिंग, या कोई भी चीज़ हमारी कंसिडर करी जाएगी एज अ फैक्ट किसी भी स्टेट ऑफ थिंग्स में, यानी कि वो इनिशियल स्टेट में दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलके मेन फैक्ट को प्रूव कर रहा है, यानी कि सर्कमस्टेंशियल चेन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, फैक्ट है। रिलेशन ऑफ थिंग, किसी भी रिलेशन को स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है, वो फैक्ट हमारा क्या कहलाएगा, वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी फैक्ट कहलाएगी। जैसे डीएनए रिपोर्ट, क्लियर, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो हम अपने सेंसेस से क्या कर सकते हैं, परसीव्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। मैंने माइक लगा रखा है, ये भी एक फैक्ट है। आप मेरे हाथ में वॉच देख रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। मेरे हाथ में रिंग देख रहे हैं, ये भी फैक्ट है। तो ये सारी चीज क्या है, फैक्ट है। क्लियर, जब आप किस कुछ चीज को देख रहे हैं, अपनी चीजों से महसूस कर सकते हैं, अपने आई से देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। क्लियर, बट ये फैक्ट हमारा कब माना जाएगा, जब एक कुछ भी चीज हमारी एविडेंस के तरीके से यूज होगी। एविडेंस के तरीके से क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट कहता है कि सर उस टाइम आप कहाँ थे, या कोई भी चीज, एक चीज मान लीजिए, कोई भी पर्सन क्लेम करता है ये वॉच उसकी है। अब ये वॉच मेरी है, तो फैक्ट कैसे माना जाएगा, उसे एविडेंस कैसे हो जाएगा, तो मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूंगा कि मैं इसका बिल दिखाऊंगा कि ये वॉच मेरी है, मैंने इस डेट पे खरीदी थी। क्लियर, तो ये सब चीज क्या होती है, आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। अब जितना समझाया रहा है उस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ आता, विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शुभम_डोभाल.टुडू में डीएम कर सकते हैं, और अच्छी लगती है तो भी डीएम करिए प्लीज, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। डीएम करिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो। मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, अगर वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या बताता है, अब फैक्ट में सेकंड पॉइंट क्या है, एनी मेंटल कंडीशन। ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, जैसे इंटेंशन हो गया, मेंस्ट्रुआ हो गया। क्लियर, अब इलस्ट्रेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। यानी कि जैसे अगर मैं अपनी लाइब्रेरी के बाद में बात करता हूँ, तो मैंने लाइब्रेरी में क्या कर रखे हैं, ईयर वाइज अपने क्या कर रखे हैं, ईयर वाइज क्या कर रखे हैं, वॉल्यूम सेट्स कर रखे हैं। जैसे हमारे जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट की कई बुक्स होती हैं, ईयर वाइज होती हैं, तो उन सब चीज़ों को मैंने क्या कर रखा है, ईयर वाइज सेट कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, सब्सटेंटिव लॉ को क्या कर रखा है, सब्सटेंटिव लॉ को अलग कॉलम में सेट कर रखा है अपनी लाइब्रेरी में। तो ये चीज़ क्या है, कोई भी सर्टेन थिंग्स अरेंज कर रखी है सर्टेन ऑर्डर में, तो वो भी क्या कहलाएगी, फैक्ट कहलाएगी। क्लियर, द मैन हेयर्ड और सो समथिंग इज अ फैक्ट। किसी भी इंसान ने कुछ चीज सुनी है, कुछ चीज देखी है, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है। क्लियर, द मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, तो ये भी क्या है, हमारे फैक्ट है। डी, दैट अ मैन होल्ड्स अ, कंटेन लिख रखा है या सर्टेन आना है। क्लियर, ये वर्ड गलत लिख रखा है, आप सही कर लीजिएगा। क्लियर, मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशंस, एक्ट्स इन अ गुड फेथ, फ्रॉडुलेंटली, तो ये सब चीज क्या होंगे, हमारे फैक्ट कहलाएंगे। क्लियर, मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन। क्लियर, क्या है, मेंटल फैक्ट के बारे में बात हो रही है, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। होपफुली आपको फैक्ट, सब्सटेंटिव लॉ, मैक्सिम और सारे ही पॉइंट जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो क्लियरली हुए हों। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्ट एंड इशू एंड बिल्कुल सही रेलिवेंट फैक्ट को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रेस बेल आइकन। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करके भी क्यों कह रहा हूँ आपको बेल आइकन प्रेस करने के लिए, क्योंकि देखिए मैं एक ही दिन में सारी वीडियोस नहीं बना सकता बच्चों, टाइम लगता है वीडियोस बनाने में भी, बहुत बड़ा, बहुत लेंथी है लॉ। एक लॉ को पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नोट्स बनाने पड़ते हैं, पीपीटीज बनानी पड़ती है, बहुत डिफरेंट जगह से कंटेंट आपके लिए कलेक्ट करना पड़ता है, इजी लैंग्वेज निकालनी पड़ती है, कहीं बेयर एक्ट से कुछ चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। तो प्लीज़ बच्चों, टाइम लगता है। कोई टॉपिक ऐसा है कि अभी आपको अवेलेबल नहीं हो रहा, बट आपके एग्जाम से पहले आपको वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, तो इसलिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। वीडियोस अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, और जो नहीं भी करते उन्हें भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।